सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस को हम इन्फिनिटी से लेकर आते हैं और किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रख देते हैं। तो बहुत सारे चार्जेस को लाकर रखने में जितनी पोटेंशियल एनर्जी लगानी पड़ती है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। तो दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। तो इसमें देखिए, सपोज अ पॉइंट चार्ज Q1 is at rest at point P1 in space. It takes no work to bring the first charge Q1 because there is no field yet to work against. ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज ले लिया हमने Q1 और हमने माना कि वो जो पॉइंट चार्ज Q1 है वो रेस्ट में है और वो पॉइंट P1 पर है कहीं पर स्पेस में। इट टेक्स नो वर्क टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 बिकॉज देयर इज़ नो फील्ड येट टू वर्क अगेंस्ट। तो ऐसा था कि हमने कोई एक पॉइंट मान लिया P1, हमने एक पॉइंट P1 मान लिया और जब भी कभी हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क डन जो होता है वो कौन सा वर्क डन हम लेते हैं पोटेंशियल निकालने के लिए? हम लेते हैं वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब एग्जिस्ट करेगी? जब कम से कम कोई एक चार्ज तो हो वहाँ पर। तो हम ये कहेंगे कि हमने किसी एम्प्टी स्पेस में लाकर चार्ज Q1 को रख दिया और कहाँ से लेकर आ रहे हैं? यहाँ पर कहीं दूर कोई पॉइंट है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से हमने इसको लाकर जब यहाँ पर रखा, Q1 पर रखा, तो हम ये कहेंगे कि जब हम इन्फिनिटी से हमने लाकर रखा तो यहाँ पर पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं है। पहले से कोई चार्ज मौजूद होता, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो मैं उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इस चार्ज को मूव कराता, तब मेरा वर्क डन कुछ निकल कर आता। तो जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद ही नहीं था तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड टू वर्क अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट हम चलकर वर्क करें, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, बिकॉज देयर इज नो फील्ड येट टू वर्क अगेंस्ट, देयरफॉर W1 इज इक्वल टू 0। W1 इज इक्वल टू 0। W1 का मतलब क्या होगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P1। ठीक है। तो ये तो 0 हो गया। फिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट अ पॉइंट P2 एट डिस्टेंस R12 फ्रॉम P1 विल बी। अब हमने क्या करा कि अब हमने बोला कि कोई पॉइंट P2 है, कोई पॉइंट P2 है, तो P1 और P2 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R12। अच्छा, मैं वर्क डन निकाल के और जब भी कभी मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो हम ये कहेंगे कि किसी भी कोई भी चाहे कोई मशीन है, चलिए किसी मशीन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है तो वो कितना वर्क करेगा? जितनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मान लीजिए 50 जूल है तो वो कितना वर्क कर सकता है? अगर उसके अंदर 50 जूल की एनर्जी है तो 50 जूल ही वो वर्क कर सकता है, क्योंकि वर्क की और एनर्जी की दोनों की यूनिट भी सेम होती है। तो हम क्या करेंगे, हम जब भी कभी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो हम वर्क डन निकालेंगे और लास्ट में यही बोलेंगे कि ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, ये बोला जाएगा। तो हमने क्या करा कि फर्स्ट चार्ज हम टू पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो पहला पॉइंट चार्ज क्योंकि एम्प्टी स्पेस था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं था, तो पहले पॉइंट चार्ज को जब इन्फिनिटी से यहाँ पर लेकर आए तो यहाँ पर हमारा वर्क डन कुछ भी नहीं करना पड़ा, वर्क डन इज 0। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट चार्ज की। दूसरा पॉइंट चार्ज है P2। तो यहाँ पर हम लाकर रखेंगे Q2 को, हम Q2 को। अब हम ये जानते हैं कि जो V है, V यानी कि पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन अपॉन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज टू W2 अपॉन चार्ज Q2, ये हो गया। तो W2 क्या हो जाएगा? VQ2। अब V क्या होगा? V जब हम कहते हैं तो हम किस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं? हम ये कहेंगे हमें पॉइंट P2 पर निकालना है पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि अब मैं दूसरा जो चार्ज है ना उसको मैं इन्फिनिटी से लाकर पॉइंट P2 पर रख रहा हूँ। हम ये कहेंगे कि अच्छा P2 पर रख रहे हैं तो पॉइंट P2 पर क्या कोई पोटेंशियल है? हम ये कहेंगे हाँ, अब पोटेंशियल है, क्योंकि अब यहाँ पर एक चार्ज हमने लोकेट कर चुके हैं हम Q1।
तो Q1 से मतलब इस पॉइंट P1 से P2 तक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 क्या होता है Q/R। Q/R कौन सा चार्ज था जिसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल आ रहा है Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना R12, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई कौन सा चार्ज मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ Q2। तो ये हमारे पास W2 हो गया 1/4 Q1 Q2 अपॉन R1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये कहेंगे एज द वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी U of the system Q1 plus Q2, so U is equal to W1 plus W2 और W1 कितना है 0 और W2 है 1/4 Q1 Q2 upon R1, U is equal to 1/4 Q1 Q2 upon R1, Q1 Q2 upon R12, ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तो 3 पॉइंट चार्जेस की हम बात करेंगे। अब देखिएगा 3 के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, तो 3 पॉइंट चार्जेस हम लेंगे तो हमने ये कहा कि एक पॉइंट तो ये हो गया P1, यहाँ पर हमको लाकर लोकेट करना है सबसे पहले Q1, ठीक है। अब आप ये समझिएगा कि 3 पॉइंट चार्जेस में हम क्या करेंगे, हम एक एक करके चार्जेस को लेकर आएंगे इन्फिनिटी से, और हमने कहा कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। जैसे 2 पॉइंट चार्जेस के केस में हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, एक P1 और एक P2, 2 पॉइंट्स थे। तो P1 पर लाकर रख दिया Q1 को, P2 पर लाकर रख दिया Q2 को, अब तीसरा भी आ जाएगा P3 पर लाकर रख देंगे Q3 को। तो मैंने ये कहा कि P1 था एक पॉइंट, तो एम्प्टी स्पेस में था, तो Q1 को जो लाकर रखा तो हमारा W1 कितना हो जाएगा, वही जैसे पहले वाले केस में हुआ था, W1 तो 0 हो जाएगा। शुरुआत में देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो किसके अगेंस्ट वर्क करें, कोई है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं है, तो किसी के अगेंस्ट वर्क करना ही नहीं है, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो W1 0 हो गया। अब इसी तरीके से हमने कहा कि यहाँ पर P2 है पॉइंट, और P2 पर आपको इन्फिनिटी से लाकर रखना है चार्ज Q2। P1 और P2 के बीच में डिस्टेंस वही है R1, जैसा हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। तो इसको सेकंड चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q2 अपॉन R12। यहाँ तक भी क्लियर है, तो वही चीज़ है। अभी तक ये समझिए कि अभी तक हमने 2 पॉइंट चार्जेस को लाकर रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब नया काम शुरू होता है। अब नया काम ये है कि अब हमारे पास एक तीसरा पॉइंट भी है P3, यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी है P3, जिसका P1 से डिस्टेंस है R3, जिसका P3 का P2 से डिस्टेंस है R23, समझ गए। तो जो भी नया पॉइंट हम लेते हैं उसका हम ये देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पॉइंट्स हैं उनसे डिस्टेंस कितना कितना है। तो एग्जिस्टिंग पॉइंट क्या था P1, फिर आप लेकर आए P2, तो आपने कहा P1 से P2 का डिस्टेंस कितना R12। अब P1 और P2 एग्जिस्टिंग पॉइंट्स हैं, अब आप एक नया पॉइंट लेकर आए P3, तो P1 से P3 का डिस्टेंस कितना R13, P2 से P3 का डिस्टेंस कितना R23, ये हो गया। इसके बाद हम ये कहेंगे कि अब एक तीसरा चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, वो चार्ज है Q3, और इन्फिनिटी से इसको लाकर हमें यहाँ पर लोकेट करना है, ठीक। तो अब वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क डन ऐसे निकलेगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग work done in bringing charge Q3 from
infinity to point from infinity to point P3, तो infinity से point P3 तक लाने में वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, उसको बोलेंगे W3। W3 तो W3 क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, पहले ये बात भी करेंगे। अब ये कहेंगे कि नेट पोटेंशियल एट P3 इंटू चार्ज Q3, समझ गए। तो P3 पर पोटेंशियल कितना है, तो P3 पर पोटेंशियल कैसे निकलेगा भाई, P3 पर पोटेंशियल होगा P1 की वजह से, P3 पर पोटेंशियल होगा P2 की वजह से। तो नेट पोटेंशियल मतलब टोटल पोटेंशियल, तो देखिएगा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले लिख रहा हूँ पोटेंशियल P3 पर P1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो Q1/R13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R13। और ऐसे ही P2 की वजह से P3 पर पोटेंशियल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R23 मल्टीप्लाइड बाई Q3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो और Q1/R13 इंटू Q3, तो Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये हो गया, ये W3 हो गया हमारे पास। इसके बाद बात करते हैं कि टोटल वर्क, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दीज 3 पॉइंट चार्जेस U इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। U इज इक्वल टू 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लिया कॉमन, ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तो 3 पॉइंट चार्जेस में ये हो गया। अब इसमें क्या हमने करा कि सबसे पहले अगर आप ये देखें कि अगर मान लीजिए हमारे पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं, तो हमने ये करा कि पहले Q1 का कॉम्बिनेशन Q2 के साथ करो, तो Q1 Q2 अपॉन R1, फिर Q1 का Q3 के साथ करो, तो Q1 Q3 अपॉन R13, ये हो गया। और फिर आपने क्या करा कि आप 2 का करिए, तो Q1 Q2 क्योंकि पहले ही हो चुका है तो वो करने की जरूरत नहीं है, Q2 का Q1 के साथ करने की जरूरत नहीं है। फिर Q2 का Q3 के साथ कर देंगे, तो Q2 का Q3 के साथ कर दिया, Q2 Q3 अपॉन R23, फिर Q3 है, फिर Q3 का करें तो Q3 Q1 पहले ही हो चुका है, नहीं ज़रूरत है, Q3 Q2 पहले ही हो चुका है तो ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से करें। अच्छा, इसके बाद कई बार हमारे पास ऐसा हो जाता है कि मतलब अगर मान लीजिए 5 पॉइंट चार्जेस आ गए, तो 5 पॉइंट चार्जेस में हम इस तरह से कैलकुलेशन करने में कई बार गलती हो जाती है कि एक का दूसरे के साथ हो पाया है पेयर या नहीं हो पाया, हम उसको ढूंढने में ही हमारा टाइम खराब हो जाता है। तो यहाँ पर एक डेरिवेशन और है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। वो वाला देखते हैं जरा। यहाँ पर ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अब ये देखिए द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पॉइंट चार्जेस कैन बी रिटन एज, n पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी वो देखिए। अब पहले ना 3 पॉइंट चार्जेस में एक चीज़ समझिए थी, हाँ तो 3 पॉइंट चार्जेस थे, तो 3 पॉइंट चार्जेस मैंने कॉम्बिनेशन मैंने अपने आप आसानी से समझ लिया।
अगर मान लीजिए चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें समझने में दिक्कत आएगी। तो इसी को कैसे लिखा जा सकता है, सोचो जरा। U इज इक्वल टू 1/4πε0, पहले हाफ लिख देना, हाफ। पहले आपने Q1 का जितने भी बाकी चार्जेस हैं Q1 का उनके साथ कॉम्बिनेशन कर दो, तो बाकी चार्जेस दो हैं, तो Q1 Q2 अपॉन R1, Q1 Q3 अपॉन R1, फिर Q2 का बाकी दोनों चार्जेस के साथ कॉम्बिनेशन करो, Q2 Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2, फिर 3 का दोनों चार्जेस के साथ तो Q3 Q1 अपॉन R1 3 और 1 के बीच में डिस्टेंस तो R1 3 रहेगा, और ऐसे Q3 Q2 अपॉन R2, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि हर टर्म अगर आप चेक करेंगे तो हर टर्म दो बार आ गई, ठीक है। अगर अच्छा आसान तो है ये, आसान क्या है कि आपको सोचना नहीं है कि अच्छा इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करूँ, चलो चेक करूँगा, आ तो नहीं चुका दोबारा, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आँख बंद करके जैसे Q1 है तो बाकी के चार्जेस देखेंगे कितने, तो Q1 Q2 Q1 Q3, फिर Q2 उठाया तो Q2 का देखेंगे बाकी के दो चार्जेस हैं तो Q2 Q3 Q2 Q1, ठीक है। Q2 Q1 Q2 Q3 ये हो गया, फिर 3 है तो 3 का करेंगे दोनों के साथ में Q3 Q1 Q3 Q2, ये कर दिया। इससे हो क्या रहा है, इससे हमारे पास जो ये कॉम्बिनेशन है ना ये डबल आ रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो डबल आ रहा है। देखिए Q1 Q2 एक्चुअल में तो एक ही बार आना चाहिए था, लेकिन Q1 Q2 एक बार आ रहा है और दूसरी बार भी आ रहा है, तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Q1 Q2 अपॉन R1, ठीक है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर ज़बरदस्ती हाफ से मल्टीप्लाई क्यों करा है, क्योंकि इस तरह से कॉम्बिनेशन लेने से सारे टर्म दो बार आ जाएंगे, फिर उनमें से 2 कॉमन ले लेंगे और वो हाफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ बन जाएगा ट्वाइस ऑफ Q1 Q2 अपॉन R12, ट्वाइस ऑफ Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस ट्वाइस ऑफ Q2 Q3 अपॉन R23, तो तीनों में 2 2 2 आ रहा है, तो इस 2 से ये तीनों 2 कैंसिल आउट हो गया। ये तीनों 2 कैसे कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि बीच में एडिशन है, ठीक है। तो 2 कॉमन लेकर और फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली मेरे को यही वाला रिलेशन मिल गया जो एक्चुअल में था, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनाता चला जाऊँ तो आपको कुछ नहीं करना, आपको शुरुआत में बस हाफ से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन आपके पास डबल आ जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं n पॉइंट चार्जेस में लिख रहा हूँ, उसके लिए कोई डायग्राम वगैरह बनाना नहीं है, उसी को मैं n पॉइंट चार्जेस में लिख रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। Potential energy of a system of n point charges. The expression for the potential energy of n point charges can be written as, तो अगर n point charges हैं तो हम लिखेंगे U is equal to 1/4πε0 1/4πε0 sigma all pairs Qi Qj upon Rij, Qi Qj upon Rij, तो ऑल पेयर्स लिख दिया। अब ये ऑल पेयर्स तो हमें समझ में आता नहीं, हम तो सीधा सीधा जानते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि कितने पेयर्स हैं। हमने क्या करा, हाफ से तो कर दिया शुरुआत में मल्टीप्लाई, हाफ, फिर लिखेंगे 1/4πε0 और फिर यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा I is equal to हाँ जी
मैं व्हाट्सएप कर दूँ, अभी भेज दूँ। ओके sigma I is equal to 1 to n, sigma j is equal to 1 to n। साइड में ये लिख देंगे I is not equal to j। कोई भी यार ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा कि Q1 हो या Q2 हो, तो इसका मतलब सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर I है और यहाँ पर j है ना, तो I और j इक्वल नहीं होगा, मतलब 1 और 1 नहीं होगा, Q1 Q2 Q3 नहीं होगा, तो इसलिए लिखा है I is not equal to j। और फिर यहाँ लिख देंगे QI QJ अपॉन RIJ। अब ये हाफ के मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर लिख भी दिया एज डबल समेशन काउंट्स एवरी पेयर ट्वाइस, टू अवॉइड दिस द फैक्टर 1/2 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई तीनों क्लियर है? आकाश, आदित्य, सुभान बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, 2 मिनट वेट करिए अभी आ रहा हूँ।
चलिए अगला टॉपिक देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे ऑफ अ डाइपोल। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Placed in a uniform electric field. Consider an electric dipole placed in a uniform electric field E vector with its dipole moment P vector making an angle theta with the field. तो अब आप ये देखिए कि मैं एक डाइपोल लूँगा और उसको ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो पैरेलल बनाती हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दिया। और ये डाइपोल है, तो डाइपोल में हमने यहाँ पर दिखाया कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने लेफ्ट से राइट की तरफ को दिखाई है ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस तरफ नेगेटिव चार्जेस है और इस तरफ सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं कंसंट्रेटेड। इस तरफ सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक तरफ नेगेटिव पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा बाई अ फोर्स इक्वल टू क्यू ई। तो फोर्स जो लगेगी इस पर एफ लिख रहा हूँ, एफ वो लगेगी क्यू ई इस डायरेक्शन में। और जब इधर बात करेंगे तो इधर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब फोर्स इस पर इस तरफ लगेगी, तो ये फोर्स लगेगी माइनस क्यू ई। माइनस क्यू इस नेगेटिव चार्ज की वजह से नहीं है, राइट की डायरेक्शन पे अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव ही होती है, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या करा है कि यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड, और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन पर, मतलब इस वाली डॉटेड लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऐसे। ये वाला जो पॉइंट है ऊपर वाला, इसको बोल दिया हमने ए, इस वाले पॉइंट को बोल दिया बी, और इस वाले पॉइंट को बोल दिया सी। ए बी सी इस तरीके से हो गया, ठीक। अच्छा, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ होता है डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। पी वेक्टर जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये पी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है। जब किसी भी एक डाइपोल पर या कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो अलग अलग पॉइंट्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं, तो वो कपल बना देता है, वो एक कपल बना देता है, और कपल का टॉर्क निकलता है। तो टॉर्क प्रोड्यूस बाय ए कपल इज आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। देखिएगा, द टॉर्क एक्सर्टेड बाय द कपल विल बी टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। फोर्स हमारे पास ये कोई भी, दोनों में से कोई भी आप फोर्स ले लीजिए, प्लस क्यू ई वो इस तरफ है, माइनस क्यू ई इस तरफ है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो फोर्स का क्यू ई ही है। तो टाउ क्या हो गया, क्यू ई यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
forces tau is equal to QE into परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अगर हमने कहा कि ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एंगल थीटा बना रहा है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से मेरे को ना ये वाली फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स इस तरफ है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ए बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्यों निकालेंगे? क्योंकि मेरे को परपेंडिकुलर की ज़रूरत है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो डाइपोल होता है, डाइपोल की लेंथ को हम 2a मानते हैं, तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2a। ए बी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई फिर 2a साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज 2a साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू हो गया q इंटू 2a को एक साथ लिखिए, क्योंकि q इंटू 2 डायगोनल मोमेंट होता है, और फिर ये हो गया साइन थीटा। तो q इंटू 2a को मैं लिखूंगा p और e और साइन थीटा। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया टॉर्क का। ठीक है, और अगर अब इस टॉर्क का हम वेक्टोरिकली अगर इसको निकालना चाहें तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो सीधा सीधा ए बी कॉस थीटा होते हैं। ठीक है जी, तो एक तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जैसे टाउ पेज नंबर 21 पर टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, या फिर टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये हमने कर दिया। तो यहाँ तक तो हमारा टॉर्क निकला ना। हमें क्या ज़रूरत है, हमें किस चीज़ को निकालना है? हमें तो निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो टॉर्क हमने यहाँ तक निकाल लिया। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? टॉर्क कब निकलता है? जब फोर्स जो है वो एक रोटेशनल फोर्स का रूप ले ले। ठीक है, एक फोर्स तो होती है सीधी ट्रांसलेशनल फोर्स। जैसे मान लीजिए ये अगर सिर्फ फोर्स यहाँ पर लग रही होती तो ये डाइपोल है, ये इधर खिंचता चला जाता है इसकी तरफ। ठीक है, और ये फोर्स अगर सिर्फ इधर लग रही होती तो ये इधर जाने लगता। अब क्या है कि एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसका बिल्कुल चरखी की तरह घूमना शुरू हो जाएगा, नहीं, ये इसको ऐसे घुमाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर ऐसे सीधी रखी हो तो हल्की सी ऐसे भी घूमती है, तो हम ये कहेंगे एंगुलरली डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसका एंगल चेंज हुआ है, तो उसको वो रोटेशनल मोशन की ही कैटेगरी में आता है। तो उसमें जब हम वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन का ऐसे जो फॉर्मूला आपको मालूम है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन जब हम वर्क डन करेंगे, किसी रोटेशनल मोशन के वर्क डन की बात करेंगे, तो उसमें फोर्स नहीं होती, उसमें फोर्स की जगह रोटेशनल फोर्स होती है, और रोटेशनल फोर्स को ही हम टॉर्क बोल देते हैं। ठीक है, और उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो जाएगा इस बार, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही थीटा होता है। तो वही नेक्स्ट आप देखिएगा लिखा है कि इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल d थीटा against the torque acting on it, then the small work done is dw is equal to tau d theta. If the dipole gets rotated through a small angle, if the dipole gets rotated through a small angle d theta, then small amount of work done dw is equal to tau d theta. ठीक है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इसको क्या कह देंगे, dw इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, e sin थीटा, e sin थीटा d थीटा। फिर हम ये कह रहे हैं द
the total work done in rotating the dipole from its orientation, making an angle theta 1 with the direction of the field to theta 2 will be, मतलब अब अगर शुरुआत में वो एक थीटा 1 एंगल पर है जो डाइपोल है और हम उसको घुमाकर थीटा 2 पर ले जाना चाहें, तो जब भी कभी हमें पोटेंशियल एनर्जी किसी की चेक करनी होती है ना, तो हम जहाँ पर वो एक्चुअली जाना चाहते हैं हम उसके उल्टे डायरेक्शन में उसको ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम धनुष बाण की बात करते हैं, तो धनुष बाण जो है वो अगर आप ऐसे ही रहने दोगे तो वो कहीं जाएगा नहीं, उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब आपने बाण को धनुष में लगाया और उसको आपने ऐसे खींचा, तो जब आप उसको खींच रहे हैं तो आपको लग रहा है कि खींचने में आपको थोड़ा ताकत लगानी पड़ रही है। इसका मतलब वो जाना तो सीधा जा रहा है, लेकिन आप उसको पीछे खींच रहे हो। जब आप उसको पीछे खींच रहे हो तो धीरे 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 उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है, और फिर आप उसको पीछे तक लाकर छोड़ दोगे तो फिर वो सीधा आगे की तरफ जाएगा। इसी तरह से ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल जो है, ये डाइपोल ऐसे आना चाह रहा है, भाई पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इधर खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये कुल मिलाकर ऐसे रहना चाह रहा है। लेकिन आपने क्या करा, आपने इसको पीछे खींचा। जैसे बच्चों के खिलौने नहीं होते, वो जो चाबी उसको भरते हैं तो चाबी उल्टी भरते हैं और फिर वो सीधा घूमता जाता है तो पहिया भी घूमता जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आप इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करा, इसको थीटा 1 से, तो इनिशियली मान लीजिए थीटा 1 पर था, आप इसको घुमाकर थीटा 2 तक लेकर आए। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ये हो जाएगा जैसे डी एक्स का इंटीग्रल हमको एक्स देता है, ऐसे डी डब्ल्यू का इंटीग्रल हमको डब्ल्यू दे देगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 e sin थीटा d थीटा, e sin थीटा d थीटा, ये हो गया। अब PE ले लिया कॉमन, इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 sin थीटा d थीटा। ये आप समझ गए, PE को बाहर को निकाल लिया, क्योंकि D के साथ जो भी टर्म लिखा रहता है ना वही वेरिएबल होता है, बाकी सब कांस्टेंट। तो इसका मतलब साइन के साथ में भी थीटा लिखा हुआ है, तो ये थीटा वाला तो टर्म वेरिएबल हो गया, तो इसको तो इंटीग्रेट करेंगे, बाकी P और E कांस्टेंट हो गया, थीटा के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो गया। और साइन थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट इज थीटा 1 एंड अपर लिमिट इज थीटा 2, ठीक है। और फिर आप क्या करें, माइनस जो है वो बाहर लिया जा सकता है, माइनस PE प्लस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा। अब इस माइनस को अंदर ले लो, ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द डाइपोल, ये डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू, इसी वर्क डन को हमने बोल दिया कि ये पोटेंशियल एनर्जी की तरह अंदर स्टोर हो जाएगा। इफ इनिशियली द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड देन ब्रॉट टू सम ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। अगर मान लीजिए डाइपोल इनिशियली आपने ऐसे रखा हुआ था, तो इनिशियली अगर डाइपोल ऐसे रखा हुआ था तो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और फिर थीटा 2 मतलब फिर आपने और उसको किसी एंगल पर आप लेकर आए, तो थीटा 2 आपके लिए हो गया थीटा। तो क्या हो जाएगा, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, देन U इज इक्वल
cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। cos 90 डिग्री कितना होता है 0, PE इंटू 0 माइनस cos थीटा, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, है ना। और जब ए बी cos थीटा होता है तो वो सीधा सीधा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाता है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर माइनस ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। बताइए जी, क्लियर? ठीक है। उसके बाद स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस हैं पोटेंशियल पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जो बार ये जो एंगल है ना थीटा, इनिशियल तो आपने 90 डिग्री लिया ही, जब थीटा आपका 0 डिग्री हो गया, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है कि फाइनल मतलब ये फाइनल एंगल है। थीटा 2 कौन सा है? फाइनल एंगल। थीटा 1 कौन सा है? इनिशियल एंगल। तो हमने इनिशियल एंगल को 90 डिग्री मान लिया कि पोटेंशियल को इनिशियली हमने ऐसे ही रखा हुआ था सीधा, और फिर वो फाइनली जो एंगल है उसको हमने थीटा मान लिया। तो फाइनल एंगल का मतलब क्या है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कोई एंगल ही नहीं बना रहा है अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। स्पेशल केसेस फर्स्ट है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस PE cos 0 तो 1 होता है, U इज इक्वल टू माइनस PE हो जाएगा। U इज इक्वल टू माइनस PE। दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। स्टेबल का मतलब ये है कि पॉजिटिव को नेगेटिव मिल गया और नेगेटिव को पॉजिटिव मिल गया, तो ये जब थीटा 0 डिग्री बन गया, ठीक है, तो इसका मतलब अब वो हिलेगा नहीं, यहाँ से स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो आ चुका है। सेकंड है पोजीशन ऑफ 0 इक्विलिब्रियम में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब फाइनल एंगल जो हमारा थीटा है वो 90 डिग्री रहेगा। तो इसको बोलेंगे जीरो एनर्जी। इस दौरान इसके अंदर एनर्जी नहीं होगी कुछ भी, ये यहाँ पर सीधा रहेगा, ठीक है। इसको हल्का सा आगे पुश कर दोगे तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। पार्ट है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, U इज इक्वल टू माइनस PE cos 90 0 होता है, तो U कितना हो गया 0। ठीक है जी। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड केस है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब क्या है कि ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, अब इस डाइपोल को बिल्कुल आपने ऐसे पलट दिया, ऐसे पलट दिया। तो ऐसे पलटने का मतलब ये जो थीटा है, ये थीटा को आपने बिल्कुल ऐसे कर दिया, यानी कि ये पूरा 180 डिग्री एंगल बन गया। तो 180 डिग्री जब एंगल बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो U इज इक्वल टू माइनस PE cos 180 डिग्री। तो U इज इक्वल टू माइनस PE और cos 180 की वैल्यू होती है -1, U की वैल्यू आ गई PE, U की वैल्यू हो गई PE। इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों? ये पूरा उल्टा पड़ा हुआ है। तो उल्टा पड़ा हुआ है का मतलब क्या है, इसको पूरे को ऐसे पलट रखा है, तो पॉजिटिव को फेस कर रहा है, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा होगा कि चल निकल यहाँ से, और ये नेगेटिव वाला है, ये इस नेगेटिव को फेस कर रहा होगा, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा। तो जोड़ लगा रखे हैं दोनों ने, रिपल्शन के लिए जोड़ लगा रखे हैं, इधर पॉजिटिव को कर रहा है, नेगेटिव को कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि आपने हल्का सा बस इशारा कर दिया उसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए तो बोल रहे हैं कि अनस्टेबल है, आपने हल्का सा इशारा कर दिया, वो घूम के एकदम से स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में आ जाएगा। समझ गए? क्योंकि पॉजिटिव कहाँ जाना चाहता है, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव कहाँ जाना चाहता है, पॉजिटिव के पास। तो इसीलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है इस दौरान इसके अंदर, तभी तो पॉजिटिव में आ रही है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद भी इसके न्यूमेरिकल्स फिर नेक्स्ट क्लास में कल देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, ये वाले ये चारों ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहें तो ये चारों न्यूमेरिकल्स मैंने उसमें
पहले भी जब बच्चों को पढ़ाया था तो सॉल्व करवाए थे, अगर आप कहें तो उसका वीडियो भेज देता हूँ, अभी कंटिन्यूएशन में आप देख सकते हो, ये हो जाए, ठीक है। बाकी जैसा मैं एक बार भेज दूँगा, देख लेना, अगर समझ में आ जाए तो, नहीं तो करवा ही दूँगा।